हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद फोकस सर क्लासेज के अंदर। प्रीवियस लेक्चरों के अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट की थी दोस्तों। मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया और विघटन अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन, ये अभिक्रियाएं मैंने आपको कंप्लीट करवा दी दोस्तों। अभी तक आपने ये अभिक्रियाएं नहीं पढ़ी है तो कृपया करके आप इनको पहले पढ़ के आए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आज की अपनी अभिक्रियाएं होंगी दोस्तों मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि एक लोहे का टुकड़ा बाहर पड़ा है, वायु के अंदर पड़ा है, उसके अंदर जल भी गिर रहा है ना, तो वो कई सालों तक उस पर जंग लगने की क्रिया चलती रहती है। कई सालों तक उस पर जंग लगने की क्रिया चलती रहती है। और कई बार आपने देखा होगा कोई आपने कंपाउंड ले लिया, कोई अम्ल ले लिया और उसके अंदर आपने सार मिला दिया तो अभिक्रिया कुछ ही पलों के अंदर संपन्न हो जाती है, कुछ ही सेकंडों के अंदर आपको उत्पाद मिल जाता है। तो ऐसी आपने परिघटनाएं आपने देखी होगी आपके सामने। तो वहाँ से मैं ये लिंक आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ से बात करके कि फास्ट रिएक्शन क्या होती है और स्लो रिएक्शन क्या होती है, मतलब तीव्र अभिक्रिया क्या होती है एंड मंद अभिक्रिया क्या होती है। तीव्र अभिक्रिया जैसे पहले अपन पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रिया। पहला पॉइंट क्या होगा अपना? तीव्र अभिक्रिया। तो इसके अंदर आप बोल दोगे दोस्तों, पहली अपनी होगी तीव्र अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन होगी, मतलब इसको आप बोलते हो हिंदी के अंदर तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलोगे दोस्तों? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया दोस्तों वह होगी जो कुछ ही समय के अंदर हो जाएगी। ठीक है, कुछ ही समय के अंदर जो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसे क्या बोलोगे आप? तीव्र अभिक्रिया। उनको समय कम लगेगा कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जांपल इन अभिक्रियाओं को दोस्तों आयनित अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। जो आयनों के मध्य जो अभिक्रिया होती है ना, वो एक प्रकार की तीव्र अभिक्रियाएं होती है। आयनित अभिक्रियाएं ये क्या होंगी दोस्तों? आयनित अभिक्रियाएं। दोस्तों इन अभिक्रियाओं को आयनित अभिक्रियाएं भी कहा जाता है और ये कुछ ही समय के अंदर होती है। जो आयनों के मध्य होती है, आयन बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं उनको इंग्लिश के अंदर चार्ज। जो चार्ज के मध्य या आयनों के मध्य जो अभिक्रिया होती है वो कुछ ही समय के अंदर होती है। तो क्या लिख दोगे इसकी लैंग्वेज आप? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ ही समय के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लिख देना आप ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता है। क्या कहलाएगी? आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में बहुत कम समय लगेगा, कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? फास्ट रिएक्शन या तीव्र अभिक्रिया कहलाएंगी। और ये आयनों के मध्य होगी। किसके मध्य होंगे दोस्तों? आयनों के मध्य। वो कैसे? और ये अभिक्रिया जो परबल अम्ल एवं परबल सार, उनके मध्य भी क्या होते हैं? आयन होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जिसको आप पानी के अंदर डुबाते हो वो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे आपने इसको अम्ल को पानी के अंदर ले गए तो H+ देंगे, मतलब आयन रिसोर्सेज करेंगे। और सार क्या होते हैं? जैसे आप उसको पानी में ले जाओगे तो क्या देंगे? माइनस, नेगेटिव चार्ज देंगे, वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे दोस्तों। देखना हमारे साथ, आइए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा कि मेरे पास एग्जाम्पल है NaOH, एक प्रकार का सार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसने अभिक्रिया कर ली HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, तो अभिक्रिया करते ही जैसे इसके अंदर मैंने इसको डाला तो ये कुछ ही सेकंडों के अंदर क्या बन जाएगा? इससे उत्पाद बन जाएगा। क्या बनेगा वो देखना। यहाँ इसको आपको तोड़ना है, इनको दोनों को तोड़ना है। जैसे आप इसको तोड़ोगे तो क्या होता है? इस पर देखो दोस्तों, इस पर होता है दोस्तों, इस पर Na पर होता है
सोडियम पर होता है Na+ और OH पर होता है दोस्तों माइनस। इस पर H पर होता है H+ और इस पर होता है Cl-। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ से क्या हो सकता है, H2O का अणु बाहर निकल सकता है, यहाँ से ये H2O का अणु बाहर चला जा सकता है और यहाँ से ये HCl भी यहाँ से क्या हो सकता है, रवाना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये आयनों के अंदर क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है और उसको होने के अंदर कुछ ही समय लगता है दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एक तो अपना क्या बनेगा, देखो यहाँ से एक NaCl बन रहा है। देखो सबसे पहले आप H2 को रवाना कर दो, यहाँ से H2 के मॉलिक्यूल को क्या कर दो, रवाना कर दो, यहाँ से इसको भेज दो, कहीं और भेज दो। ये अपना H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, रवाना हो गया। ये अपना H2 हो क्या हो गया दोस्तों, रवाना हो गया। और बचा क्या मेरे पास, ये Na और Cl, यहाँ पर क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया को होने के लिए कुछ ही समय लगता है। इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए 10⁻⁻10 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। बिल्कुल ही कुछ ही सेकंडों में, मतलब 10⁻⁻10, मतलब 10 सेकंड से 10 गुना कम इसको समय लगता है कंप्लीट होने के लिए। इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे आपने इन दोनों को मिलाया, फटाक से आपको क्या मिल जाएंगे, प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे, जैसे आपने NaOH और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो आपको NaCl सोडियम क्लोराइड एवं जल का अणु आपको मिल जाएगा दोस्तों, फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रकार की आयनित अभिक्रियाएं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, HgNO3, उसकी अभिक्रिया में करवा देता हूँ HCl से। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूँ, HCl से। अपना सिल्वर नाइट्रेट ये अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जैसे इसकी आप अभिक्रिया करवाओगे, फिर से आप इसको तोड़ना सीख गए होगे। अब तो इस पर क्या होता है, प्लस होता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। होगा क्या, कुछ इस प्रकार से आप इनको रवाना कर देना। देखो यहाँ से आप इस प्रकार से आप आसानी से रवाना कर सकते हो। ये अपना Ag+, ये अपना NO3-, यहाँ पर अपना एक H+ और ये Cl-। यहाँ से देखो आप दोस्तों, HNO3 बाहर निकल रहा है यहाँ से, ये अपना HNO3 गया बाहर, ये अपना HNO3 गया बाहर और बचा क्या मेरे पास, ये बड़ा AgCl बच गया दोस्तों। ये AgCl बच गया, सिल्वर क्लोराइड मेरे पास बच गया। क्या निकल गया, HNO3 गया बाहर और क्या बच गया मेरे पास, AgCl बच गया दोस्तों। जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हो, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हो तो आपको सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये एक प्रकार का सफेद अक्षेप होता है दोस्तों, सफेद अक्षेप। क्या होता है दोस्तों, सफेद अक्षेप होता है। और इन अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं दोस्तों। अर्ध आयुकाल जो मैंने बोला है अभी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से दोस्तों। उसके बाद अपन मैं अर्ध आयुकाल के बारे में बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इनके नोट्स बना लेना बाद में। अब क्या बोला मैंने, अर्ध आयुकाल एक वर्ड्स बोला दोस्तों, यहां पर अर्ध आयुकाल, ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। क्या बोला है मैंने, वर्ड्स अर्ध आयुकाल। इसको दोस्तों T½ से डिनोट करते हैं, ऐसे T²। ठीक है, अर्ध आयुकाल क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की आधी मात्रा को
उत्पाद में बदलने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। एक बार फिर से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में कन्वर्ट करने में लगा समय क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, लिख लो इस बात को। अभिकारकों की आधी मात्रा को लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसको टी हाफ से लिखते हैं, टी हाफ। अर्ध आयुकाल को किसे लिखते हैं? टी हाफ से। और इन अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल, जो ये अपने अभिक्रिया ली ना फास्ट रिएक्शन, इन अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल होता है दोस्तों टी हाफ बराबर 10⁻12 सेकेंड। आता है कई बार। तीव्र अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल कितना होता है? टी हाफ बराबर 10⁻12 सेकेंड। ये होता है इनका एवरेज। ठीक है दोस्तों, क्या होता है अर्ध आयुकाल, क्या होती है तीव्र अभिक्रियाएं? ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी अभी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल की सहायता से। मतलब ये एक प्रकार की आयनित अभिक्रियाएं होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ ही समय के अंदर कंप्लीट हो जाती है, वो क्या कहलाती हैं? अपनी फास्ट रिएक्शन कहलाती है, जो कि परबल अम्ल एवं परबल क्षार के मध्य होती है। या आप लिख सकते हो ऐसी अभिक्रियाएं ज़्यादातर परबल अम्ल एवं परबल क्षार के मध्य होती है। परबल अम्ल एवं परबल क्षार क्या होते हैं? अपना चैप्टर नंबर 5 है, तो इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। पूरा अम्ल एवं क्षार से डिनोट पूरा है वो पार्ट, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये बात। और जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उनको भी कुछ ही समय लगता है। प्रकाश संश्लेषण की जो भी अभिक्रियाएं होती है, वो भी फास्ट रिएक्शन के अंदर आती है दोस्तों, वो कुछ ही सेकंडों के अंदर होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या होता है अर्ध आयुकाल, क्या होती है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF के माध्यम से। दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं अपन मंद अभिक्रिया कि एक मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं। मंद का मतलब धीरे धीरे, मंद बोले तो धीरे धीरे, स्लो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने के लिए कई दिन, कई घंटे या कई साल लग जाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को दोस्तों मंद अभिक्रिया बोलेंगे। मंद का मतलब धीरे धीरे, धीरे का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण होने के लिए कई साल, कई दिन या कई घंटे लग जाते हैं, उसे दोस्तों मंद अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना, ये इसका एक उचित उदाहरण है इस अभिक्रिया का। ठीक दोस्तों, इस अभिक्रिया का उचित उदाहरण है कौन सा? लोहे पर जंग लगना। सपोज डेट ये मेरे पास लोहा है, वो किससे अभिक्रिया करेगा? वायु के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ पड़ा रहेगा बाहर, और उसके साथ क्या मिलेगा? उसको H2O मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको 4 मोल इसके लेने पड़ेंगे Fe के, 3 मोल इसके, 6 मोल इसके, और 6 मोल आपको H2O के लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या? आपको कुछ इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा F2Fe2O3.3H2O। इसे आप जंक बोलते हो दोस्तों। क्या बोलते हो? जंक। ये जंक का सूत्र होता है। इंपॉर्टेंट बात है, हर बार एग्जाम में आता है, ये जंक का सूत्र होता है। ठीक है, क्या लेना है आपको? 4 Fe लेने, मतलब ऑक्सीजन, आयरन कहाँ पड़ा रहेगा? आयरन कहाँ पड़ा रहेगा? मतलब लोहा कहाँ पड़ा रहेगा? बाहर। बाहर क्या आगे? बारिश आएगी, बरसात आएगी, उसको क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। ये मिल रहा है, जल मिल रहा है, और उसको क्या मिलेगी? वायु मिलेगी। मतलब इनसे अभिक्रिया करके Fe क्या बनाएगा? अपना जंक बना लेगा। ये होता है जंग का सूत्र। कई बार 1 नंबर का आता है दोस्तों क्वेश्चन, जंग का सूत्र लिखिए। ठीक है,
मतलब जंग बनने के लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी लोहे को, उसको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो ऑक्सीजन की, एक उसको पानी की आवश्यकता होगी, तो क्या बन जाएगा अपना जंग बन जाएगा। इसके अंदर आप दोस्तों ये ही होता है जंग का सूत्र। बस आपको ध्यान रखना 4 मोल किसके लेने, Fe के, ये 6 मोल ऑक्सीजन के और ये 6H2O लेने हैं। कुछ इस प्रकार से आपको 2Fe2O3 और 3H2O, ये आपको जंग का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड और H, इसको बोलते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसकी अभिक्रिया आपको एथेनॉल से करवानी है C2H5OH, तो आपको एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट। यह होता है अपना दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अपना एल्कोहल, ये अपना एल्कोहल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा दोस्तों देखना, यहाँ से H2O रवाना हो जाएगा और आपको एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखो H2O क्या हो गया, ये H2O, सॉरी ये H2O यहाँ से क्या हो गया, रवाना हो गया कुछ इस प्रकार से। H2O का मॉलिक्यूल गया, बचा क्या, बचा वो चिपका दो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये होता है दोस्तों अपना एथिल एसीटेट। इसको भी कंप्लीट होने के लिए कई समय लगता है दोस्तों, कई घंटे तक लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए, कई समय कई दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया की किससे, एल्कोहल से। अगर ये आप ये मंद अभिक्रिया लिख के आगे और ये एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो, दोनों में से कोई अच्छा कोई बेटर ये रहेगा, ये लिखो, ये भी लिख सकते हो दोस्तों, आपको तो भी नंबर मिल जाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाओगे किससे, एल्कोहल से, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो ये बॉन्ड फ्री हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा, तो ये दोनों बॉन्ड फ्री होकर यहाँ पर ये आकर चिपक जाएगा, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसे बोलते हैं दोस्तों एथिल एसीटेट। इसे दोस्तों मंद अभिक्रियाएं बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, यही अपनी मंद अभिक्रियाएं होती है। लोहे पर जंग लगना, एथिल एसीटेट का निर्माण होना, यही अपनी मंद अभिक्रियाएं होती है। मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कंप्लीट होने के लिए कई साल, कई दिन, कई घंटे लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। इसका उचित एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, और एक और एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट का निर्माण, एथिल एसीटेट का निर्माण, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर ही दे रखा है आपकी क्लास के अंदर। एक तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके अंदर होगा क्या, उत्क्रमणीय का मतलब ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं के अंदर क्या हो सकती है, संभव हो सकती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। और इसके अंदर सिंपल सी बात है, अनुत्क्रमणीय के अंदर जो केवल एक ही दिशा के अंदर संपन्न हो सकती है उसे क्या बोल सकते हैं अपन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। एक बार फिर से, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, जैसे जैसे आपने क्या लिया, क्रियाकारक लिए, क्रियाकारक से क्या बना, उत्पाद बना, उत्पाद उसी समय, जस्ट उसी समय क्या बना लेंगे, वापस क्रियाकारक बना लेंगे, इसे क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संभव होती है उसे क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अपना पहला पॉइंट रहेगा, पहली अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोस्तों पहली अभिक्रिया अपने पास उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में दोस्तों रिवर्सिबल अभिक्रिया बोलते हैं, रिवर्सिबल। मतलब ये दोनों दिशाओं में संभव हो सकती है। मतलब रिवर्स गैस जानते हो ना, वो रिवर्स गैस, न्यूट्रल गैस, अब जैसे न्यूट्रल गेयर आता ना गाड़ियों के अंदर कुछ, तो आगे पीछे गाड़ी जिसके अंदर आगे पीछे, आगे और पीछे, रिवर्सिबल गैस आता ना भाई गाड़ियों के अंदर, इसके साथ से अपन रिवर्स में लगा दिए गाड़ी को, तो अपन उससे क्या करेंगे, गाड़ी को आगे भी ले जा सकते हैं और गाड़ी को पीछे भी ले आ सकते हैं। उसी प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसके लिए क्या बोलते हैं, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा में और प्रतिप दिशा में, मतलब पक्ष दिशा में, दोनों दिशाओं के अंदर क्या हो सकती है, संपन्न हो सकती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अच्छी से डेफिनेशन लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना लेंगे, ठीक उसी समय
उसी समय के अंदर उत्पाद आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, उत्पाद आपस में क्रिया करके फिर से अभिकारक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने बोला उसकी मैं अभी परिभाषा लिख देता हूँ दोस्तों। जो बोला मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है। क्या बोला था मैंने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी समय उन्हीं परिस्थितियों के अंदर ठीक उसी समय उसी परिस्थितियों के अंदर उसी समय उत्पाद भी क्या बना लेगा, क्रियाकारक या अभिकारक का निर्माण कर लेगा। ठीक है, और इन अभिक्रियाओं के लिए अर्ध चिन्ह, अर्ध तीर का निशान, अर्ध तीर चिन्ह कुछ इस प्रकार का डिनोट करते हैं इसको, ऐसे अर्ध तीर का निशान, मतलब ये अभिक्रिया आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है। और फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ये अभिक्रिया है A+B, उसने अभिक्रिया कर क्या बना लिया, उत्पाद C+D बना रहा है। सपोज डेट ये C+D बना रहा है। ये अभिक्रिया पहले इस साइड होगी, फिर पहली अभिक्रिया ये हो सकती है, दूसरी अभिक्रिया ये इस साइड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इन अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो अग्र अभिक्रिया, मतलब जो आगे की तरफ होगी, दूसरी प्रतीप जो पीछे की तरफ होगी। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था अग्र प्रतीप अभिक्रिया, प्रतीप अभिक्रिया सॉरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास A+B, उसने क्रिया कर क्या बना लिया, C+D। वापिस ये प्रतीप अभिक्रिया भी कर सकता है, वापिस ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। ये C+D क्रिया करके A+B बना सकता है। ये अपनी अग्र अभिक्रिया, ये अपनी प्रतीप अभिक्रिया। इनको दो भागों में, दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं के अंदर क्रियाकारक क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, ठीक उसी समय क्या करेंगे, उत्पाद क्या करेंगे, फिर से क्या बना लेंगे, क्रियाकारक बना लेंगे, अभिकारक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एकदम ईजी सा है। और इनको दर्शाने के लिए अर्ध तीर का निशान कुछ इस प्रकार से ये डिनोट करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी अभिक्रिया है। इसका आप एग्जाम्पल देखना, एक N2 3H2 इज इक्वल टू NH3। अमोनिया आपने बनाया था, मैंने अमोनिया आपको बनाना सिखाया दोस्तों। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी संपन्न हो सकती है। यहाँ पर N2 कितने, 2, यहाँ पर भी N2 कितने, 2। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 6। ठीक है, बैलेंस है। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में क्या हो सकती है, संपन्न हो सकती है। ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक प्रकार की क्या दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक बार फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, मतलब जैसे आपने क्रियाकारक लिए वो क्या बना लेंगे, उत्पाद। ठीक उसी समय उसी परिस्थितियों के अंदर उत्पाद क्या बनाएगा, क्रियाकारक बनाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। एकदम आसान, एक ऐसी परिभाषा भी लिख सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं के अंदर संभव हो सकती है। और ये एग्जाम्पल चिपका देना, N2 3H2 इज इक्वल टू N2NH3, अमोनिया का निर्माण वाली। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही होती है दोस्तों। जस्ट जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए। उनके बाद में आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों ये अपने पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संभव हो सकती है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। जो अभिकारक क्रिया करके केवल उत्पाद बनाएंगे, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, इस अभिक्रियाओं के लिए तीर का निशान लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से तीर का निशान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझ जाता हूँ मैं आपको। कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, ये अपनी ऑक्सीजन गैस, ये भी कार्बन क्या है, सॉलिड है, क्रिया करके क्या बना लिया, CO2 बना ली। इसे आप कार्बन का दहन बोलते हो, क्या बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। ठीक है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बन गई तो वापस आपको ये कार्बन का टुकड़ा
या कोयले का टुकड़ा वापस प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही आपको ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, एक प्रकार की ये कार्बन का दहन है दोस्तों, कोयले का दहन। आपको बात समझ में आएगी। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संभव हो सकती है, केवल अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, ना कि उत्पाद मिलकर अभिकारक बनाएंगे, क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल, मेथेन का दहन। मेथेन का दहन, ये अपने पास CH4 है, उसकी अभिक्रिया में करवा दो ऑक्सीजन से, मेथेन गैस, ये भी गैस, तो होगा क्या, यहाँ से देखो मैं 2 अणु काम में ले रहा हूँ इसके। ठीक है, कितने ऑक्सीजन कितने अपने पास 4 है, कितने हैं 4, तो क्या बनेगी यहाँ पर एक CO2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी CO2, और एक अपने पास बनेगा H2O का मॉलिक्यूल। कितने H है यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बच रहे थे दोस्तों, 2 बच रहे थे, 2 मैंने काम में ले लिए इधर, तो कितने H2O बन गए यहाँ पर, कितना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 4, तो यहाँ पर क्या लगा देता हूँ 2, तो यहाँ पर देखो आप 4 हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी इधर 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, इधर भी ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो इस प्रकार से अपन क्या प्राप्त करते हैं, गैस और जल का अणु जो कि लिक्विड होता है। ठीक है, वापस इससे अपन ये मेथेन गैस और ऑक्सीजन गैस अपन वापस इनसे प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। ये होता है मेथेन का दहन। एक बार फिर से आपने क्या ली, मेथेन ली, मेथेन की अभिक्रिया आपने किससे करवाई, ऑक्सीजन से, तो आपको क्या प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु। क्या प्राप्त हुआ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु प्राप्त हुआ। ठीक है, जल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वापस आप इनसे दोबारा आप इन उत्पाद से फिर से आप CH4 और O2 गैस वापस गैस नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेथेन का दहन और कार्बन का दहन दोनों समझ में आया होगा, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो दोनों दिशाओं में संभव हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संभव हो सकती है उसे क्या बोलेंगे अपन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये 2 एग्जाम्पल चिपका के जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एकदम आसान है, और मैंने आपको मंद और तीव्र अभिक्रिया समझाई, वो भी आपको समझ में आई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अभिक्रिया भी कंप्लीट है, सारा सिस्टम अपना आज का कंप्लीट है दोस्तों। आज की ये कक्षा और एक और कक्षा बनेगी, उसके बाद एक और मैं क्लास लूँगा इस पार्ट की, केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट का। उसके बाद संभवतः 99% मैं कह सकता हूँ कि अपना ये 6वां पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 या 3 और क्लास होगी, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। केवल आपको मैंने क्या बोला था, आपको जो मैंने अभिक्रिया पढ़ाई थी, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, यदि आपने उनकी प्रैक्टिस करके आए हो और इस क्लास को आप अटेंड कर रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज ही क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको रोज़ाना हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आगे अपन और भी चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन, वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ऑक्सीकरण अपचयन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आगे आएगा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे और इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता दोस्तों। थैंक यू सो मच for watching us.